उपभोग फलन तथा उपभोग की प्रवृत्तियां। अब हम उपभोग फलन या उपभोग की प्रवृत्तियों को देखेंगे। आय प्राप्त करने वाला आय का कितना भाग उपभोग पर व्यय करेगा, इसका क्या स्वरूप होगा, इसे हम आय उपभोग की प्रवृत्ति कहते हैं। यानी कि जो भी उपभोक्ता की आय है, जो भी उपभोक्ता को आय प्राप्त होती है, उस आय का कितना हिस्सा उपभोग पर व्यय करता है। यदि वो अपने आय का अधिक हिस्सा 10,000 इनकम है और 9,000 रुपए खर्च करता है, खा पी लेता है, तो हम कहेंगे उसकी उपभोग करने की प्रवृत्ति ज्यादा है, उसी को हम कहेंगे उपभोग प्रवृत्ति ज्यादा है। और यदि वो कम उपभोग करता है, 10,000 आय है और 1-2 हजार रुपए में अपना काम चलाता है, ज्यादा बचाता है, तो कहेंगे बहुत कम है, उपभोग प्रवृत्ति बहुत कम है। तो इसको थोड़ा और हम डीपली समझने की कोशिश करते हैं। पहला है उपभोग की औसत प्रवृत्ति, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको हम शॉर्ट में दिखाएंगे यहाँ पे एपीसी। कुल उपभोग व्यय तथा आय के अनुपात को उपभोग की औसत प्रवृत्ति कहते हैं, जिसे हम सी अपॉन वाई से दिखाते हैं। अर्थात कि कुल आय में से कितना भाग वो उपभोग पर व्यय कर रहा है, टोटल कुल उपभोग कितना कर रहा है कुल आय का, तो उसको हम आय उपभोग की औसत प्रवृत्ति कहते हैं, एपीसी कहते हैं। इस प्रकार उपभोग की औसत प्रवृत्ति के अलग अलग स्तर के संबंध में उपभोग तथा आय के बीच संबंध प्रदर्शित करेगी। इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कि उसी उदाहरण को लेकर चलते हैं। यदि आय 10,000 रुपए है और उसका यदि उपभोग, किसी व्यक्ति की आय 10,000 रुपए है और उपभोग उसमें से 8,000 रुपए करता है, क्योंकि खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, तो 8,000 रुपए में वो खाता पीता है, घर के लिए भोजन, कपड़े, फीस बच्चों का और सब बहुत सारे खर्चे हैं। और तब सेविंग कितना हो जाएगा, 2,000, क्योंकि हम जानते हैं कि वाई इक्वल टू सी प्लस एस, यही दो होता है। तो जो कंजम्पशन हो गया, शेष जो बचा वो सेविंग हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, यानी कि उपभोग की औसत प्रवृत्ति है, उसको हम सी अपॉन वाई से दिखाएंगे। अर्थात कितना उपभोग कर रहा है वाई का, तो उसको हम निकाल सकते हैं, उसी को कहेंगे टोटल उपभोग कितना किया, टोटल आय कितनी थी, तो वो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो जाएगा। तो जैसे कंजम्पशन में वो फीस देता है, कपड़े लाता है, भोजन लाता है घर के लिए, है ना, जूते खरीदता है और बहुत सारी चीजें काम करता है, उन सब उपभोग पर हुए व्यय को हम जोड़ लेंगे, तो ये हमारा कुल उपभोग हो जाएगा और ये कुल आय दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम निकाल सकते हैं। जैसे उपभोग पर उसने 8,000 व्यय किया, 8,000 में उसने तमाम खर्चे अपने पूरे किए, तो एपीसी इक्वल टू 8,000 अपॉन आय कितना है, 10,000, तो ये हो जाएगा 10,000, कितना हो जाएगा, 8/10। इसको हम लिख देंगे 0.8। तो एपीसी कितना होगा, 0.8 आ जाएगा। इसको यदि हम चित्र से भी समझना चाहें तो समझ सकते हैं। ये एक्स एक्सिस है, इस पे हम आय दिखाए हैं एक्स एक्सिस पे, और इस पे हम कंजम्पशन दिखा रहे हैं वाई एक्सिस पे, और ये हमारा उपभोग फलन है सी इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई कह सकते हैं हम। ये हम यहाँ से क्यों खींच रहे हैं, ये जीरो से क्यों क्यों नहीं खींच रहे हैं, तो इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि ये सी जीरो है, यानी कि आय जीरो भी रहे तो भी कुछ तो उपभोग करेगा, ये भूखे मरेगा नहीं। रोटी कपड़ा मकान जरूरी सुविधाएं उसे चाहिए ही। तो यदि उसकी आय जीरो है, जैसे घर में कोई ये कमाने वाला है, कोई बेरोजगार है, लेकिन ऐसा नहीं कि बेरोजगार खाता पीता नहीं है या कुछ नहीं करता है, तो कोई भी व्यक्ति, ये माना जाता है कोई भी व्यक्ति समाज का जिसका इनकम नहीं है, इनकम जीरो है, लेकिन उसे मिनिमम आवश्यकताएं पूरी करनी ही होती हैं, उसको हम सी जीरो कहते हैं, आवश्यक उपभोग, यानी इसको ऑटोनोमस कंजम्पशन कहा गया। ऑटोनोमस कंजम्पशन, स्वायत्त उपभोग। स्वायत्त उपभोग ये बताता है कि स्वायत्त उपभोग का कोई संबंध आय से नहीं होता है, आय से कोई संबंध नहीं होता है। स्वायत्त उपभोग स्वतंत्र उपभोग है, यह आय से प्रभावित नहीं होता है, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ चाहिए ही होता है, तो वो आय से नहीं जुड़ा होता है। और इसलिए हम इस रेखा को, उपभोग फलन को, उपभोग की रेखा को ऊपर से दिखाएंगे। जब भी हम खींचते हैं उपभोग फलन या समग्र व्यय रेखा खींचते हैं, तो आप देखते होंगे कि हम वाई अक्ष के कुछ ऊपर से खींचते हैं। वो यही बताता है कि आय के जीरो रहने पर भी कुछ ना कुछ उपभोग तो होगा ही, तो ये चीज वो दिखाता है। अब यदि आय ये है, वो वाई है, तो इस आय के स्तर पे जो उपभोग है, कुल उपभोग हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इतना उपभोग कर रहा है, ठीक है, कंजम्पशन इतना कर रहा है, जिसमें ऑटोनोमस कंजम्पशन इतना है, और आय जब वो वाई तक पहुंच जाती है तो टोटल उपभोग उसका बढ़ जाता है, और ज्यादा जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे उपभोग बढ़ेगा, आय यहाँ आने पे उपभोग और बढ़ जाएगा, आय वन होने पर उपभोग बढ़ जाएगा, मान लीजिए आय और बढ़ गई उसकी तो उपभोग और बढ़ जाएगा। इस तरह से दिखा सकते हैं। अब इसमें एपीसी क्या है, एपीसी निकालने के लिए हम उस बिंदु पे, मान लीजिए ये ए है, बी है और ये सी है, तो उस बिंदु से सीधे एक मूल बिंदु पे एक रेखा खींचेंगे सीधा, और वो हमें बताएगा कि औसत उपभोग क्या है, क्योंकि कुल आय ये है ओ वाई, और कुल उपभोग क्या हो गया, ए वाई। ठीक है, तो ए वाई अपॉन ओ वाई क्या कहलाएगा, एपीसी। एपीसी क्या कहलाएगा, ए वाई अपॉन ओ वाई। इसी प्रकार से हम हर बिंदु का निकाल सकते हैं। तो इसको हम यदि टेन थीटा दिखा दें, और फिर वो आय बढ़ी, और फिर हमें औसत उपभोग निकालने के लिए ये यहाँ पे टेन थीटा वन, और फिर आय और बढ़ गई, तो औसत उपभोग निकालने के लिए हम एक सीधी रेखा यहाँ से खींच सकते हैं। अब ये चित्र से आगे हम दिखाएंगे जो ज्यादा क्लियरिटी लाएगा। यहाँ से एक सीधी रेखा हम खींच सकते हैं, सीधी रेखा इसे नहीं खींच पा रहे, हाँ लगभग खींच दिए, ये टेन थीटा टू। तो ये
देख रहे हैं हम कि ये tan थीटा घटता जा रहा है, ये बता रहा है कि जैसे जैसे आय बढ़ रहा है, औसत उपभोग क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। ये कोण देख लो घट रहा है, यानी कि इसका स्लोप रेखा का, ओए रेखा का स्लोप ज्यादा है, ओबी रेखा का स्लोप कम है, उससे भी कम ओसी रेखा का स्लोप है। अर्थात ये बता रहा है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है, औसत उपभोग क्या होगा, घटता जाएगा। आय बढ़ने के साथ औसत उपभोग घटता जाएगा, ये कहना है यहाँ पे। एपीसी घटता जाएगा जैसे जैसे आय बढ़ेगा, एपीसी घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि आय बढ़ने के साथ उतना ही उपभोग पर व्यय नहीं करता है उपभोक्ता, उससे कम करता है उपभोग पर व्यय। तो इसलिए हम अभी देखें कि जैसे जैसे आय बढ़ेगी, उपभोग व्यय कम होता जाएगा, और यही कारण है कि एपीसी कम होता जाता है। अब उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, अभी हमने देखा एपीसी उपभोग की औसत प्रवृत्ति, अब हम देखेंगे एमपीसी मार्जिनल प्रोपेसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। तो एपीसी में हम क्या कर रहे थे, एपीसी में हम सीधा कुल उपभोग में से कुल उपभोग में कुल आय को भाग दे रहे थे, यानी कि एपीसी ये बताता है कि कुल उपभोग में कुल आय में से कितना कुल उपभोग कर रहा है, और उसी का हम एवरेज निकाल लेते हैं, तो वो हमें एपीसी बताता है, एवरेज प्रोपेसिटी टू कंज्यूम। अब एमपीसी मार्जिनल प्रोपेसिटी टू कंज्यूम क्या बताता है, यह बताता है कि आय में जब परिवर्तन होता है तो उपभोग में कितना परिवर्तन होता है, उसका जब अध्ययन करते हैं या उसको जब हम समझते हैं तो वो एमपीसी कहलाता है, मार्जिनल प्रोपेसिटी टू कंज्यूम। अर्थात कुल उपभोग में वृद्धि का कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसको यदि उपभोग में परिवर्तन को हम डेल्टा सी से दिखाएं और आय में परिवर्तन को हम डेल्टा वाई से दिखाएं, तो ये बताएगा कि डेल्टा आई यानी कि आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में कितना परिवर्तन हुआ, यही हमें मार्जिनल प्रोपेसिटी टू कंज्यूम बताता है, एमपीसी बताता है। पिछले उदाहरण को लेते हैं, मान लेते हैं कि जैसे आय था कितना, 10,000, 10,000 आय था, और आय बढ़ करके कितना हो गया, 15,000 हो गया, मान लेते हैं 15,000 हो गया। और उपभोग आय जब 10,000 था तो उपभोग कितना था, उपभोग था 8,000, और जब आय बढ़ करके 15,000 हो गया तो उपभोग बढ़ करके कितना हो गया, 10,000 हो गया। ठीक है, तो जब आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ता है, और उस आय में बढ़ने के कारण, आय में वृद्धि के कारण उपभोग में जो वृद्धि होता है उसे हम सीमांत प्रवृत्ति कहते हैं, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कहते हैं। तो इस उदाहरण से, न्यूमेरिकल उदाहरण से हम निकाल सकते हैं एमपीसी इक्वल टू, क्या होगा, एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यानी कि आय में उपभोग में कितना परिवर्तन हुआ, उपभोग में परिवर्तन हुआ 2,000 का, 8,000 उपभोग करता था, अब 10,000 कर रहा है, तो 2,000 का परिवर्तन हुआ उपभोग में, और आय में कितना का परिवर्तन हुआ, 5,000 का, 10,000 से बढ़ करके 15,000 हो गया, तो आय में परिवर्तन 5,000 का हुआ। तो इसी को हम निकाल सकते हैं, और ये आएगा 0.4 एमपीसी। एमपीसी कितना होगा, 0.4, यानी कि उपभोग की प्रवृत्ति 0.4 है। यदि प्रतिशत में हम कहें तो 40% कह सकते हैं कि 40%, अपनी आय का 40% उपभोग पर व्यय कर रहा है, बढ़े हुए आय का 40% वो उपभोग पर व्यय कर रहा है। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि एमपीसी क्या है। तो एमपीसी, एमपीसी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इकोनॉमिक्स में, और खासकर जब मल्टीप्लायर पढ़ते हैं तो मल्टीप्लायर में जब देखते हैं कि अभी हमने गुणक बना रखा है, उसको जब देखेंगे आप तो उसमें सीधा सीधा मल्टीप्लायर निर्भर किस पे करता है, एमपीसी पे, मार्जिनल प्रोपेसिटी टू कंज्यूम पे। तो मार्जिनल प्रोपेसिटी टू कंज्यूम जितना ही ज्यादा होता है, एमपीसी उतना ही ज्यादा होता है, मार्जिनल प्रोपेसिटी टू कंज्यूम जितना कम होता है, एमपीसी उतना ही कम होता है। तो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या बताता है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति या एमपीसी ये बताता है कि जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है, उपभोग में वृद्धि होती है, और वही वृद्धि का माप ही उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कहलाती है। यानी कि आय में वृद्धि के कारण उपभोग में कितना वृद्धि हुआ, या आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में कितना परिवर्तन हो रहा है, यह उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कहलाती है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, रेखा चित्र के माध्यम से यदि हम देख लें तो, ये एक्स एक्सिस पे वाई यानी कि आय दिखाया गया है, ये वाई एक्सिस पे कंजम्पशन उपभोग दिखाया गया है, उपभोग व्यय, और हम जानते हैं कि ये सी इक्वल टू वाई, ये एक समीकरण भी है, सी कंजम्पशन को दिखाता है, टोटल उपभोग को दिखाता है, सी जीरो अभी हमने बताया ऑटोनोमस कंजम्पशन है, और सी स्मॉल सी वाई डी, एमपीसी को ही स्मॉल सी के रूप में हम दिखाते हैं। तो ये हमेशा याद रखना है कि स्मॉल सी के रूप में हम इंडिकेट करते हैं जब एमपीसी की बात होती है। तो एमपीसी निर्भर करता है वाई डी पे, तो इसीलिए हम इसको सी जीरो प्लस सी वाई डी लिखें, यानी कि एमपीसी या सी किस पर निर्भर करता है, वाई डी पर। तो इसीलिए सी के दो भाग हो जाते हैं, यानी कि कंजम्पशन के दो भाग होते हैं, एक तो ऑटोनोमस कंजम्पशन, और एक वो जो आय की वृद्धि होने के साथ साथ बढ़ता रहता है, जिसको एमपीसी कहते हैं। इन दोनों के योग का योग ही कुल उपभोग कहलाता है। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे ये सी जीरो होता है, यानी कि ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। अब ये दिखाता है कि आय में यदि आय ओ वाई है तो उपभोग ए वाई होगा, आय बढ़ करके यदि ओ वाई वन है तो उपभोग बी वाई वन हो जाएगा, टोटल उपभोग बी वाई वन हो जाएगा। अब सीमांत प्रवृत्ति का इसमें किसको हम सीमांत प्रवृत्ति मानेंगे, सीमांत प्रवृत्ति इस वक्र की ढाल को बताता है, चूंकि ये एक सीधी रेखा है तो इसका स्लोप हर बिंदु पे बराबर होगा। तो ये बताता है कि कितना हम उपभोग पर व्यय कर रहे हैं, आय में वृद्धि हुई तो कितना वृद्धि उपभोग पर हुई,
उसका माप इस वक्र का, इस रेखा का ढाल बताता है। तो इस रेखा का ढाल चूंकि एक सीधी रेखा है, इसको रैखिक उपफलन भी कहते हैं, सीधी रेखा है, तो इसलिए इस रेखा के प्रत्येक बिंदु पर ढाल बराबर होगा और इसीलिए एमपीसी स्थिर होगी, कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट मतलब जैसे अभी हमने निकाला कि 0.4, एमपीसी का मान कितना होगा, 0.4 होगा, यानी कि 40%। हम कह सकते हैं कि अपने बढ़ी हुई आय का 40% हिस्सा उपभोक्ता अपने उपभोग पर व्यय कर रहा है, उपभोग पर व्यय करता है। एमपीसी 4% है, 40% है, 0.4 यानी कि 40% अपनी बढ़ी हुई आय का 40% उपभोक्ता उपभोग पर व्यय करता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, इस वक्र का ढाल हमें एमपीसी को बताता है। अब एक दूसरी स्थिति हो सकती है कि एमपीसी बदलता हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में जो उपभोग फलन होगा वो कुछ इस तरह का होगा, सी इक्वल टू सी वाई। ये आपका अभी हमने जो बताया सी जीरो होगा, और इस पे हम उपभोग दिखा रहे हैं, इस पे हम आय दिखा रहे हैं, एक्स पे आय दिखा रहे हैं। तो इस पे यदि आय, इसको एक सीधी रेखा खींच लेंगे, आय ओ वाई है, सेकंड, आय यदि वो वाई है, तो उपभोग फलन हमें ज्ञात करने के लिए यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचेंगे इस तरह से, और इस वक्र, इस रेखा का ढाल जैसे यहाँ पे आर, तो आर टी वक्र का ढाल हमें इस ए बिंदु पर एमपीसी को बताएगा, और एमपीसी ज्ञात करने के लिए हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये जो है एमपीसी बताएगा, और एपीसी क्या बताएगा, यहाँ से हम एक रेखा खींचेंगे तो ये हमें एपीसी बताएगा, एपीसी बताएगा, यानी कि एपीसी इक्वल टू ए वाई अपॉन वाई। और सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति इस रेखा पर, इस बिंदु पर, वही बिंदु पर अलग होगा। फिर यदि आय बढ़ करके यहाँ आ जाता है ओ वाई 1, तो इस बिंदु पर एमपीसी अलग होगा, ढाल कम हो जाएगा यहाँ पे, तो एमपीसी घट जाएगा। जैसे जैसे आय बढ़ेगी एमपीसी भी घटती जाएगी। तो इसको हम अभी एपीसी और एमपीसी, एपीसी और एमपीसी के बीच क्या कैसे संबंध होता है उसको हम आगे देखेंगे। तो ये गैर रैखिक, यानी कि उपभोग फलन जब रैखिक ना हो, यानी कि एमपीसी बदलता हुआ हो, आय में वृद्धि के साथ एमपीसी बदल रहा हो, और खासकर एमपीसी घटता हुआ होता है, जैसे जैसे आय बढ़ती है एमपीसी का मान घटते जाता है। पहले 40% बढ़ी हुई आय का 40% यूज करता था, उपभोग करता था, फिर वो 30%, फिर 20% पे आ जाता है, क्यों, क्योंकि उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो गई होती हैं। तो निश्चित रूप से जाहिर सी बात है कि वो अपने आय का कम भाग उपभोग पर व्यय करेगा और ज्यादा भाग बचाने की कोशिश करेगा। तो ये आई होप कि एमपीसी आपको समझ में आ गया होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट टू कंज्यूम। और ये उसका समीकरण है, सूत्र है, जो ये बताता है कि जो कंजम्पशन होगा, टोटल कंजम्पशन, वो एक तो ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा सी जीरो, और एक होगा जो आय में वृद्धि के कारण जो एमपीसी में वृद्धि हो रही है, आय में वृद्धि के कारण एमपीसी में जो वृद्धि हो रही है, वो हिसाब हम जब जोड़ लेंगे तो टोटल कंजम्पशन को दिखा देगा। अब इसके कुछ फीचर्स को हम देख लेते हैं। पहला है उपभोग सीमांत प्रवृत्ति के संबंध में कुछ बातें यहाँ पे दी गई हैं, इसको जान लेना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एमपीसी, मार्जिनल प्रोडक्ट टू कंज्यूम। उसको हम पहले समझ लेते हैं। पहला है, ये कहता है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति एमपीसी धनात्मक होगी पर 1 से कम होगी, अर्थात एमपीसी का मूल्य 0 से अधिक पर 1 से कम होता है। ठीक है, एमपीसी का मूल्य 0 से अधिक होता है लेकिन 1 से कम होता है। ठीक है, शून्य क्या है, मतलब कि आय बढ़ी और उसके उपभोग में कोई भी वृद्धि नहीं हुई, तो ऐसा नहीं होता है। आय बढ़ती है, उपभोग में वृद्धि होती है, इसलिए शून्य से ज्यादा होता है। और ऐसा भी नहीं कि जितनी आय बढ़ी, यदि उसकी आय में 50,000 की वृद्धि हो गई तो 50,000 पूरा जाके खा पी लेगा, ऐसा भी नहीं है। खाए पिएगा लेकिन कम खाए पिएगा, पूरा नहीं खाए पिएगा। तो इसलिए हमेशा जो एमपीसी का मान होता है, जो हम एमपीसी निकालते हैं, ये डेल्टा वाई, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है, तो ये हमेशा डेल्टा सी कम होता है डेल्टा वाई से, यानी कि आय में जो वृद्धि होती है, उपभोग में वृद्धि उससे कम होती है। और यही कारण है कि यह जो आता है वो 0 और 1 के बीच में आता है, पॉइंट में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है एमपीसी का मूल्य आय के प्रत्येक स्तर पर एक ही है, तो ऐसी स्थिति में उपभोग फलन सीधी रेखा के रूप में होगी। अभी हमने जैसे पीछे अभी दिखाया आप लोगों को कि ये ऐसे है सीधी रेखा, सी इक्वल टू सी वाई, यानी कि उपभोग वाई पे निर्भर करता है, एमपीसी पे निर्भर करता है, और ये सी जीरो है। और ये इसका ढाल यदि ज्यादा होगा तो इसका मतलब एमपीसी ज्यादा है। ये एक सीधी रेखा है, इसका मतलब उसका जो एमपीसी है वो कांस्टेंट है, एमपीसी स्थिर है, कांस्टेंट है। यदि 40% उपभोग कर रहा है तो 40% हर बिंदु पे 40%, आय जितनी भी बढ़ती जाएगी वो 40% ही उपभोग करता रहेगा। तो एक इसे रैखिक उपभोग फलन कहेंगे, या एक सीधी रेखा के रूप में होगा उपभोग फलन। और दूसरी स्थिति ये होती हो सकती है कि एमपीसी गिर रहा हो, जो कि वास्तविकता यही है कि एमपीसी गिरती है। जैसे जैसे आय बढ़ती है तो उसके जो उपभोग पर व्यय है वो कम होता जाता है। यदि वो 40% था तो वो 20% होगा, 30% होगा। और जो उपभोग फलन है वो कुछ रैखिक उपभोग ऐसे होगा, सी इक्वल टू सी वाई। इसको गैर रैखिक उपभोग फलन कहेंगे। हाँ, ये मात्रा सी जीरो को दिखाता है। तो ये इसका प्रत्येक आय के स्तर पे स्लोप इसका बदल जाएगा, और इसका स्लोप ही, इस उपभोग फलन का इस वक्र का स्लोप ही एमपीसी को दिखाता है। तो एमपीसी लगातार गिरता हुआ होगा, और इसी कारण से यह जो उपभोग फलन है वो गैर रैखिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, आय के शून्य स्तर पर उपभोग की औसत प्रवृत्ति का मूल्य अपरिमित होगा, तथा जैसे जैसे आय की स्तर में वृद्धि होगी धीरे धीरे गिरावट होगी, पर इसका मूल्य हमेशा उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति से अधिक होगा। अब यहाँ पे एपीसी के बारे में बता रहा, अब इसको एपीसी के अंतर के रूप में देख सकते हैं। एपीसी और एमपीसी में क्या अंतर होता है।
एमपीसी कह रहा है, एपीसी कह रहा है, एपीसी मतलब उपभोग की औसत प्रवृत्ति। ये कह रहा है कि यदि उपभोग फलन जीरो से शुरू हो, जो कि होता नहीं है, ये ध्यान रखना है। यदि जीरो से, ये सी है जो है वो यहाँ से शुरू हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में जो एपीसी होगा वो अनंत हो जाएगा, क्योंकि जीरो हो जाएगा। जीरो आय के स्तर पे अनंत हो जाएगा, जीरो अपॉन जीरो आय के स्तर पे, जीरो आय के स्तर पे अनंत हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आय बढ़ेगा, जैसे जैसे आय बढ़ेगा, एपीसी एपीसी घटता जाएगा, ठीक है, कम होता जाएगा। लेकिन घटेंगे दोनों, जैसे जैसे आय बढ़ रही है वैसे वैसे एमपीसी भी घट रहा है और एपीसी भी घट रहा है। लेकिन एमपीसी ज्यादा तेजी से घटता है और एपीसी हर हाल में एमपीसी से अधिक होता है, क्योंकि एपीसी कुल उपभोग पर निकाला जाता है और एमपीसी केवल बढ़ी हुई उपभोग को बताता है। ठीक है, क्या कारण है कि एपीसी हमेशा अधिक होगा एमपीसी से? क्योंकि एपीसी टोटल उपभोग को बताता है, सी अपॉन वाई, टोटल उपभोग, टोटल आय का कुल उपभोग क्या कर रहा है, कितना कर रहा है। और एमपीसी बताता है कि उपभोग में, आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में कितना परिवर्तन हुआ है, केवल उसकी जांच करता है। तो इसलिए एपीसी हमेशा अधिक होगा एमपीसी से। और एपीसी, चूंकि हम वहां से एक सीधी रेखा खींच करके दिखाते हैं, तो इसलिए एपीसी भी घटता है, लेकिन यह थोड़ा कम गति से घटेगा, एमपीसी ज्यादा तेजी से घटता है यदि गैर रैखिक उपभोग फलन है। तो ये दोनों में कुछ संबंध हैं। अभी आगे और डिटेल में हम देख लेंगे। अब उपभोग की प्रवृत्ति हो गई, अब बचत की प्रवृत्ति को भी हमें समझना होगा। तो ये y इक्वल टू सी प्लस एस, ये हम जानते हैं कि आय का दो ही हश्र होता है, या तो उपभोग होगा या तो सेविंग होगा। कुछ उपभोग होता है, कुछ सेविंग होता है। तो उपभोक्ता अपने भविष्य के परेशानी से निपटने के लिए, भविष्य में आने वाले खर्चों से निपटने के लिए कुछ बचत भी करता है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ हिस्सा उपभोग करता है। इसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। सी का हम जानते हैं कि सी का दो भाग होता है, एक तो ऑटोनोमस उपभोग, स्वायत्त उपभोग, और इसमें हम प्लस कर देते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। स्मॉल सी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एस इक्वल टू माइनस सी जीरो आ जाएगा, प्लस वाई माइनस सी वाई। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा सी जीरो प्लस वन माइनस सी। अब ये जो वन माइनस सी है वो बचत की सीमांत प्रवृत्ति को दिखाता है, इसको हम स्मॉल सी से दिखाते हैं, एमपीएस को स्मॉल एस से दिखाते हैं। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एस इक्वल टू माइनस सी जीरो प्लस एस वाई। अब इस चीज को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, बचत की औसत प्रवृत्ति और बचत की सीमांत प्रवृत्ति को हम जल्दी से यहाँ देख लेंगे। बचत की औसत प्रवृत्ति, जैसे बचत उपभोग की औसत प्रवृत्ति थी कि आय यदि 10,000 है और सेविंग कितना है 2,000, पुराने वाले उदाहरण को लेते हैं, 8,000 कंजम्पशन था तो यहाँ सेविंग 2,000 होगा, निश्चित जाहिर सी बात है। ठीक है, तो कितना कुल सेविंग हो रहा है, कुल आय का कितना भाग कुल बचत हो रहा है, उसको हम एपीएस कहते हैं, औसत प्रवृत्ति, उसको हम ज्ञात करते हैं। तो इसको एस अपॉन वाई से दिखाते हैं, वाई आय, बचत को आय से भाग देते हैं। तो यहाँ पे जैसे बचत कितना है 2,000 रुपए है और आय टोटल कितना है 10,000 रुपए है, तो कितना आएगा 2/10, यानी कि 0.2, सॉरी 0.2 आएगा। या इसको कह सकते हैं कि 20% वो का बचा रहा है, यानी कि 0.2 एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग क्या होगा 0.2 होगा, यानी कि 2,000 रुपए बचा रहा है 10,000 आय पर। ठीक है, तो ये हम इसको समझ सकते हैं। अब चूंकि हमने देखा कि वाई सी प्लस एस है, उपभोग और बचत का जोड़ है, तो इसीलिए जब हम देख रहे थे कि वाई जब 10,000 था तो कंजम्पशन कितना था 8,000। ये केवल समझाने के लिए है, कुछ नहीं कि आप भी लिखो 8,000 था। और चूंकि हम सेविंग निकालते हैं तो क्या करते हैं, वाई में से घटा देते हैं कंजम्पशन को, तो सेविंग कितना हो जाएगा 10,000 माइनस 8,000, यानी कि 2,000। ठीक है, तो जब कंजम्पशन हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन निकाल रहे थे तो उसको हम सी अपॉन वाई लिख रहे थे, और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग निकाल रहे हैं तो इसको एस अपॉन वाई लिख रहे हैं। और ये क्या है, ये एपीसी है और ये क्या है एपीएस है, और ये दोनों मिलकर के 1 होगा। तो एपीसी कितना आया था, एपीसी आया था 0.8, और एपीसी अभी एपीएस कितना आया था अभी 0.2, तो दोनों जोड़ेंगे तो 1 आएगा हर हाल में। तो क्यों, क्योंकि दोनों का जोड़ ही आय, टोटल आय होगा। तो यदि हम एपीसी और एपीएस को जोड़ दें तो 1 आ जाएगा, और ये प्रवृत्ति को बताता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग को बताता है। इसलिए हम दोनों को जोड़ करके जब निकालेंगे तो कुल आय हमें प्राप्त हो जाएगा, कुल कितना आय में वृद्धि हुआ ये हमें पता चल जाएगा। तो ये एपीएस और एपीसी के बारे में था। अब थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं और उपभोग की सीमांत बचत की प्रवृत्ति देखते हैं, बचत की सीमांत प्रवृत्ति। एमपीएस क्या होता है, तो एमपीएस बिल्कुल उसी तरह से है। एमपीएस, क्योंकि अभी हमने देखा कि एमपीएस मतलब जो आय में वृद्धि हुई उसका कितना भाग बचत के रूप में रखा गया, आय में वृद्धि का कितना भाग बचत के रूप में रखा गया, वो हमें दिखाता है एमपीएस, यानी कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। और एमपीएस ये क्या दिखाता है एमपीएस, और एमपीसी क्या दिखा रहा था, एमपीसी दिखा रहा था डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, तो अभी जैसे आय में वृद्धि, पिछले उदाहरण में हमने देखा था कि आय में डेल्टा वाई, आय में वृद्धि कितना हुआ तो 5,000 हुआ, और उपभोग में वृद्धि कितना हुआ था, तो उपभोग में वृद्धि 2,000 हुआ था, ये डेल्टा सी था।
तो जाहिर सी बात है, यदि आय में वृद्धि 5,000 हुआ, उपभोग में वृद्धि 2,000 हुआ, तो जो शेष है 3,000, वो क्या हो गया? डेल्टा एस, वही तो बच गया। तो बचत में जो परिवर्तन हुआ वो डेल्टा एस हुआ, यानी कि 3,000। तो हम यदि एमपीएस निकालेंगे तो डेल्टा एस कितना है? 3,000। यह है डेल्टा एस 3,000 है, और डेल्टा वाई कितना है? वही है 5,000। तो ये कितना होगा? सॉरी, इतना ही आएगा, ये हो जाएगा 3/5। 3/5 को निकालेंगे तो कितना होगा? 0.6 आएगा। ठीक है, एमपीएस कितना आएगा? 0.6 आएगा। तो और एमपीएस कितना आया था पिछले उदाहरण में? एमपीसी कितना आया था? 0.4। यानी कि 0.6 का मतलब 60% अपने बढ़ी हुई आय का बचा रहा है, और 0.4 का मतलब हुआ कि 40% अपनी बढ़ी हुई आय का उपभोग कर रहा है। ठीक है, तो इसको इरेज कर लेते हैं फिर। तो जो बढ़ा हुआ आय है, यानी कि एमपीसी कितना है? 0.4, और एमपीएस कितना है? 0.6, यानी कि 60% बचा रहा है, और ये 4% उपभोग कर रहा है। तो इसीलिए जो एमपीसी और एमपीएस होता है, ये एक के बराबर होता है इकाई के, क्योंकि बढ़ी हुई आय का टोटल बचत और उपभोग हो जाएगा। तो एमपीसी कितना है? एमपीसी 0.54 है, और एमपीएस कितना है? 0.6, तो ये 1 आएगा। ठीक है, यानी कि 100% जो आय का वृद्धि हुआ था वो 40% और 60% जोड़ेंगे तो 100% आ जाएगा, यानी कि 0.4 और 0.6 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है कि एपीसी और एपीएस एक के बराबर होता है, एमपीसी और एमपीएस भी इकाई के बराबर होता है। इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, एमपीएस और एमपीसी मिलकर के 1 के बराबर होता है, क्योंकि हम जब गुणक पढ़ेंगे तो वहां भी इसका उपयोग करेंगे। तो हाँ, यदि आप ये समझे रहोगे तो खट वहां पे आप समझ जाएंगे, गुणक वाले कंसेप्ट में समझ जाएंगे। तो ये चीज दिखाता है। और जब हम अ, आय निर्धारण पढ़ेंगे तो वहां भी हम इस चीज को समझ लेंगे। तो ये हमें याद रखना है, एपीसी और एपीएस मिलकर के 1 होता है, और एपीसी एमपीसी एमपीसी और एमपीएस मिलकर के इकाई के बराबर हो जाता है। यही सीमांत की बचत की सीमांत प्रवृत्ति है, अर्थात वह आय का वह भाग जितना हम बढ़े हुए आय का वह भाग जितना हम बचत के रूप में रख रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब एमपीसी बढ़ेगा तो एमपीएस क्या होगा? घटेगा, और एमपीएस एमपीसी जब घटेगा तो एमपीएस का हिस्सा बढ़ जाएगा। ये जब बढ़ेगा तो ये क्या होगा? घटेगा, क्योंकि वही भाग है, वही 5,000 रुपए है, उसी 5,000 रुपए में से कुछ उपभोग पे ले जाना है और कुछ सेविंग पे ले जाना है। ठीक है, तो यदि उपभोग पे ज्यादा ले गए तो सेविंग के लिए कम बचेगा, और यदि उपभोग पे कम ले गए तो सेविंग के लिए ज्यादा बचेगा, वही बात है। तो एमपीसी यदि ज्यादा होगी तो एमपीएस के लिए कम बचेगा, क्योंकि यही दोनों का जोड़ इकाई के बराबर हो जाता है, इनकम के बराबर हो जाता है। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और इसको यहाँ पे एक फार्मूले के रूप में भी रखा गया है, जो यहाँ पे दिख रहा है। ये क्या है? सी डेल्टा सी अपन डेल्टा वाई क्या है? एमपीसी। और ये क्या है? डेल्टा एस अपन डेल्टा वाई क्या है? एमपीएस। और ये बराबर होता है इकाई के। ठीक है, इसको एक सूत्र के माध्यम से भी हम दिखा सकते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं कि y इक्वल टू सी प्लस एस होता है। ठीक है, यदि डेल्टा वाई है तो डेल्टा सी अपॉन प्लस डेल्टा आई में परिवर्तन से भोग में परिवर्तन होगा, बचत में परिवर्तन होगा। इसको पूरी अच्छी तरह से समझेंगे ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। एकदम ये फार्मूला आपको एकदम याद होना चाहिए और समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आई में परिवर्तन होता है तो उपभोग में परिवर्तन होगा, और क्योंकि आई में बढ़ा होगा तो कुछ उपभोग में जाएगा, कुछ बचत में जाएगा। जैसे भी हमने 5,000 दिखाया तो 2,000 उपभोग हुआ था, 3,000 बचत में गया था, तो सारे बदल जाएंगे। अब यदि हम डेल्टा वाई से भाग देते हैं, सब में डेल्टा वाई से भाग दे देते हैं, दोनों पक्षों में डेल्टा वाई से भाग देते हैं। थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा, और ये डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई याद है ना? एमपीसी होता है, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, भोग की सीमांत प्रवृत्ति। और ये क्या होता है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग, बचत की सीमांत प्रवृत्ति। ये सूत्र हमेशा याद रखना है, ये यहाँ से आता है। वही चीज यहाँ पे दिखाया गया था, एमपी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई एमपीसी, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई एमपीएस, और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है हमेशा, यही सूत्र आपको हमेशा आगे काम आएगा।